गुड आफ्टरनून क्लास 9। लास्ट क्लास में हमने सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स में कुछ प्रोसेसेस देखे थे, फिल्टरेशन, एवापोरेशन, डिकैंटेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस देखा था। आज हम लोग उसके फर्दर आगे देखते हैं। एक प्रोसेस है सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स का, सेंट्रीफ्यूगेशन। तो सेंट्रीफ्यूगेशन समटाइम्स द सॉलिड पार्टिकल्स प्रेजेंट इन अ लिक्विड, मतलब लिक्विड में जब कभी सॉलिड पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं तो वो इतने स्मॉल होते हैं साइज में कि वो फिल्टर पेपर के थ्रू पास कर जाते हैं। तो ऐसे केसेस में हम उनको सेपरेट करने के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस का यूज करते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस आप सबके घर में होता है। मलाई को मथ के उसको जो मथ के उसमें से मक्खन निकाला जाता है, एक्चुअली दैट वेरी प्रोसेस इज सेंट्रीफ्यूगेशन। उसको इतना चर्न करते हैं, इतना उसको रोटेट करते हैं कि जो हल्के सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो लिक्विड के ऊपर चले जाते हैं, वो ऊपर तैरने लगते हैं और लिक्विड नीचे की तरफ बैठ जाता है। ये सबके घर में मलाई से मक्खन निकाला जाता होगा, सबने ये प्रोसेस देखा होगा। दैट वेरी प्रोसेस इज सेंट्रीफ्यूगेशन। तो sometimes the solid particles present in a liquid, sometimes the solid particles present in a liquid are so small that they pass through the filter paper, pores of filter paper। इतने छोटे होते हैं सॉल्यूट के पार्टिकल्स कि वो फिल्टर पेपर के पोर्स को पास कर जाते हैं। तो ऐसे मिक्सचर्स के लिए हम जो टेक्निक यूज करते हैं उस टेक्निक को हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। Such mixtures are separated by a technique called centrifugation। ठीक है, ऐसे मिक्सचर्स को हम सेपरेट करते हैं एक टेक्निक से, जिस टेक्निक को हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, तो क्या करते हैं हम इसमें सेंट्रीफ्यूगेशन की टेक्निक में, हम उस मिक्सचर्स को खूब हाई स्पीड पे रोटेट करते हैं। बहुत हाई स्पीड पे उस मिक्सचर को बहुत हाई स्पीड पे रोटेट किया जाता है। जब हम मलाई से मक्खन निकालते हैं तो हम मिक्सी में उसको हाई स्पीड पे ही रोटेट करते हैं। तो एक्चुअली यहाँ पे जब हम टेक्निक यूज करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन का, तो उस टेक्निक में मिक्सचर को हाई स्पीड पे रोटेट किया जाता है। इतना हाई स्पीड पे हम रोटेट करते हैं कि रोटेट होते होते क्या होता है कि जो लाइटर पार्टिकल्स हैं, जो ज़्यादा डेंसर पार्टिकल्स है, ऑब्वियस है डेंस और लाइट, जो ज़्यादा डेंसर होगा वो नीचे की तरफ रह जाएगा, जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर की तरफ चले जाते हैं, जिनकी डेंसिटी कम होती है। तो यहाँ क्या होगा, जब हम उसको हाई स्पीड पे, बहुत हाई स्पीड पे रोटेट करेंगे तो हमारा जो लाइटर पार्टिकल्स है, जो हमारा लाइटर सॉलिड का पार्टिकल्स है, वो हमारे हायर डेंसिटी का जो हमारे लिक्विड पार्टिकल्स है उनसे सेपरेट हो जाएगा और लिक्विड के पार्टिकल्स फाइनली नीचे रह जाएंगे, बिकॉज बीइंग हायर इन डेंसिटी वो नीचे रह जाएंगे और हमारे सॉलिड के पार्टिकल्स जो है वो इसके ऊपर तैरने लगेंगे। इस प्रोसेस को करने के लिए हमें मिक्सचर को हाई स्पीड पे रोटेट करना होता है और इस रोटेशन के दौरान हमारा जो मिक्सचर है, उस मिक्सचर में से जो ज़्यादा डेंसर पार्टिकल होता है वो नीचे की तरफ बैठ जाता है और जो लाइटर सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं, जो कम डेंस होते हैं, वो हमारे ऊपर की तरफ तैरने लगते हैं। दिस इज द प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। क्लियर है? सिंपल प्रोसेस है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, इट्स सिंपल प्रोसेस। हम घर में इसको अक्सर ही देखते हैं। सो दिस वाज सेंट्रीफ्यूगेशन। नाउ लेट्स मूव टू क्रिस्टलाइजेशन।
हमने इवेपोरेशन देखा था, अब हम देखते हैं क्रिस्टलाइजेशन। एक्चुअली क्रिस्टलाइजेशन में भी हम इवेपोरेशन ही करते हैं, बट देयर इज अ डिफरेंस। एक्चुअली इवेपोरेशन में हमें कभी भी क्रिस्टल्स नहीं मिलते उस सॉलिड पार्टिकल्स के, और कभी कभी चांसेस होते हैं कि इवेपोरेशन में हमारा जो सॉलिड का पार्टिकल मिलता है वो देयर आर चांसेस कि वो सॉलिड के पार्टिकल्स जले हुए मिलते हैं, जल जाते हैं। तो उस चीज़ को बचाने के लिए, उसको सेव करने के लिए एक प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। तो चलो हम देखते हैं व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन। जस्ट एक चीज इसमें ऐड कर लो, सेंट्रीफ्यूगेशन में इसका प्रिंसिपल, सेंट्रीफ्यूगेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल, सेंट्रीफ्यूगेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल, सेंट्रीफ्यूगेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल, centrifugation is based on the principle that when a mixture containing that when a mixture containing very small when a mixture containing very small particles is rotated at a very high speed, very small particles is rotated at a very high speed, is rotated at a very high speed, very high speed. When centrifugation is based on the principle that when a mixture containing very small particles is rotated at a very high speed, the lighter particles come on the surface. The lighter particles come on the surface, while the heavier particles settle down. While the heavier particles settle down. यही चीज है जो मैंने बताया था, सिर्फ मैंने इसका प्रिंसिपल आप लोगों को लिखवा दिया है। सो लेट्स नाउ मूव ऑन टू क्रिस्टलाइजेशन। Let's move on to crystallization. Now what crystallization? Crystallization. The process by which a pure soluble substance is separated. The process by which a pure soluble substance is separated in the form of crystals. Pure soluble substance is separated. Pure soluble substance is separated in the form of crystals. In the form of crystals, the process by which a pure soluble substance is separated in the form of crystals from its hot and saturated solution, from its hot and saturated solution, is called crystallization. ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन में हम एक सॉल्यूशन है,
सॉल्यूशन मीन्स कि हमारा जो सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट में कंप्लीटली सॉल्युबल है। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें हम इस तरह के सब्सटेंस को जो कि अपने सॉल्वेंट में कंप्लीटली सॉल्युबल है उसको सेपरेट करते हैं क्रिस्टल्स के फॉर्म में। दैट प्रोसेस इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन। देखो नमक और पानी का था, तो हमने नमक और पानी का जब देखा तो ठीक है, या चीनी और पानी का घोल था तो हमने इवेपोरेट किया, हमें चीनी मिल गई, ठीक है, हम तो कह सकते हैं कि वो भी तो सॉल्युबल था। लेकिन डिफरेंस है बेटा, एक तो है कि इस प्रोसेस में इवेपोरेशन में एक तो हमें क्रिस्टल्स नहीं मिलते, एक रेसिड्यू जैसा मिल जाता है, बट इट इज नेवर इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स। दूसरी बात कि कभी कभी इवेपोरेशन अगर ज़्यादा हो गया तो हमारा जो सॉल्यूट का पार्टिकल्स है वो जल भी सकता है। तो इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए वी यूज द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। Crystallization is better than simple evaporation because crystallization is better than simple evaporation. Crystallization is better than simple evaporation as point 1 में लिखिए, some solids may decompose or get charred. Some solids may decompose और डिकम्पोज मतलब बेटा कुछ सॉलिड्स ऐसे हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा हीट करने पे डिकम्पोज कर जाए। ऐसा तो हो सकता है ना कि बहुत ज़्यादा हीटिंग कर दिया तो वो डिकम्पोज ही कर जाएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट वो डिकम्पोज कर जाएगा अगर बहुत ज़्यादा हीटिंग डिकम्पोज करते हैं ना कुछ कंपाउंड। तो इसी वजह से some solids may decompose or get charred when heated to dryness। और get charred means जल जाना, और get charred when heated to dryness। When heated to dryness, this is the delta, this is sign for heat, heated to dryness, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ कंपाउंड्स जल जाए जब हम उनको बहुत ज़्यादा अगर हमने इवेपोरेट कर दिया ड्राइनेस तक, तो हमारे कंपाउंड्स के जल जाने या डिकम्पोज हो जाने का डर होता है। नेक्स्ट एक पॉइंट और है इसमें, जस्ट on evaporation some dissolved impurities may also get deposited. On evaporation some dissolved impurities also get deposited। क्या होता है ना, जो हमारा सॉल्यूशन है उसमें होता है उसमें कुछ डिसॉल्व्ड इम्प्यूरिटीज भी प्रेजेंट हो। तो जब हम इवेपोरेशन का प्रोसेस कैरी आउट करेंगे ना, तो वो जो इम्प्यूरिटीज हैं वो भी लेफ्ट हो जाएंगी हमारे सॉल्यूट के साथ। तो फिर हमारा सॉल्यूट तो प्योर फॉर्म में मिलेगा नहीं, हमें चाहिए प्योर फॉर्म में। तो प्योर तो मिलेगा नहीं क्योंकि जो डिसॉल्व्ड इम्प्यूरिटीज थी वो उड़ेगी तो नहीं ना, वो तो सॉलिड जो इम्प्यूरिटीज थी जो उसमें डिसॉल्व थी वो भी हो सकता है हमारे सॉल्यूट के साथ डिपॉजिट हो जाए। तो ऑन इवेपोरेशन सम डिसॉल्व्ड इम्प्यूरिटीज मे आल्सो गेट डिपॉजिटेड विद द सॉल्यूट with the solute। while in crystallization हमें प्योर सॉलिड मिलता है। while in crystallization crystals of pure solid are obtained leaving behind crystals of pure solid are obtained leaving behind the impurities इसमें क्रिस्टलाइज आउट नहीं होती है क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस में, लेकिन वही अगर इवेपोरेशन का प्रोसेस करें तो हमारी इम्प्यूरिटीज क्रिस्टलाइज नहीं
वो डिपॉजिट हो सकती हैं हमारे इसके साथ, सॉल्यूट के पार्टिकल्स के साथ। अब हम देखते हैं कि क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस हम कैसे करते हैं, हाउ डू वी परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अच्छा, इसमें तीसरा पॉइंट है, अभी तो भूल ही गए हम लोग, इवेपोरेशन डज नॉट गिव क्रिस्टल्स ऑफ द सॉलिड, evaporation does not give crystals of the solid. Evaporation does not give crystals of the solid. Only a residue is left. Only a solid residue is left. ठीक है, लेकिन क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस में हमें प्योर क्रिस्टल्स मिल जाते हैं हमारे सॉल्यूट। लेट्स मूव ऑन कि हम देखें ये प्रोसेस होता कैसे है। क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस में हम स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन। सोडियम क्लोराइड सॉल्युबल होता है वाटर में। ये है हमारा सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन। ये है हमारा सैंड बाथ। सैंड बाथ मतलब हमारा जो ये वेसल है, इस वेसल में हमने बहुत ढेर सारा सैंड रखा हुआ है। हम डायरेक्ट हीटिंग नहीं कर रहे हैं हमारे सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन को, हम उसको सैंड बाथ पे रख के इनडायरेक्ट हीटिंग कर रहे हैं। सैंड बाथ ये हो गया हमारा बंसन बर्नर। ये है हमारा ट्राइपॉड स्टैंड। ठीक है, तो हम एक ऐसा सेटअप करते हैं जिसमें हम सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन को एक वेसल में लेते हैं और उस वेसल को हम डायरेक्ट हीटिंग नहीं कर रहे हैं, हम उस वेसल को एक सैंड बाथ के ऊपर रख के हम उसमें इनडायरेक्ट हीटिंग का प्रोसेस कर रहे हैं। ठीक है, अब हम सपोज हमने क्या किया है, अगर सोडियम क्लोराइड के नीचे मैं इसको दिखाती हूँ, तुम्हें कॉपर सल्फेट का दिखाऊंगी क्या। लेट्स सी कॉपर सल्फेट। ठीक है, हमने कॉपर सल्फेट के सॉल्युबल इन वाटर, हमने कॉपर सल्फेट का एक सोल्यूशन ले लिया है और उसमें हमने क्या किया है कि 10 ग्राम कॉपर सल्फेट लिया है। हमने 10 ग्राम कॉपर सल्फेट लिया और उसको 50 ml पानी में हमने डिसॉल्व कर दिया है। ठीक है, और ये वही सोल्यूशन है, 10 ग्राम कॉपर सल्फेट और 50 ml ऑफ वाटर का हमारा ये सोल्यूशन है, जिस सोल्यूशन को हमने सैंड बाथ पे रख के हम उसकी इनडायरेक्ट हीटिंग करने वाले हैं। अब हम क्या करेंगे कि ये जो सॉल्यूशन पहले हमने बनाया, इस सॉल्यूशन को पहले फिल्टर आउट कर लेंगे कि इसमें कोई भी इम्प्योरिटीज हो, मिट्टी कोई भी बड़े जो फिल्टर हो सकते हैं इम्प्योरिटीज अगर प्रेजेंट है तो फिल्टर करके हम एक क्लियर सॉल्यूशन उसमें से बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, और वो क्लियर सॉल्यूशन ही ये कॉपर सल्फेट का है जिसका हम अब क्रिस्टलाइजेशन करने जा रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको धीरे धीरे हम हीटिंग करनी शुरू करेंगे। नीचे से हीटिंग करनी शुरू करेंगे
तो हीट करते करते ऑब्वियस है वाटर है तो वाटर धीरे धीरे इवेपोरेट करना शुरू हो जाएगा। वाटर इवेपोरेट करेगा, इवेपोरेट करते करते आपको एक सिचुएशन ऐसी समझ में आएगी कि अभी सॉल्यूशन काफी कंसंट्रेटेड हो चुका है। अब इसके फर्दर आप कॉन्सेंट्रेट मतलब वो एक सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच चुका है, काफी कंसंट्रेट हो गया है। उस स्टेज पे हम इसकी हीटिंग बंद कर देंगे और हीटिंग बंद करने के बाद हम इसको हीटिंग बंद करके हम इस डिश को कूल करने के लिए छोड़ देंगे अनडिस्टर्ब। जब हमें लगे कि सॉल्यूशन काफी कॉन्सेंट्रेटेड हो चुका है तो हम सॉल्यूशन को बिना डिस्टर्ब किए, बिना टच किए हम हीटिंग बंद करेंगे एंड वी विल लीव द कंप्लीट सेटअप टू कूल। एकदम अनडिस्टर्ब छोड़ना है, बिल्कुल टच नहीं करना है और इसको हम कूल होने के लिए छोड़ देंगे। आप देखोगे इट विल टेक आवर्स टू कूल डाउन, लेकिन आप ऑब्जर्व करोगे कि जैसे ही ये सॉल्यूशन कूल डाउन होगा, वो कूल जैसे ही होता है इस सॉल्यूशन में आपको ब्लू कलर का ब्यूटीफुल कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स खुद ब खुद अपीयर होने लगेंगे। यू विल ऑब्जर्व ब्यूटीफुल ब्लू क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट। यहाँ इस स्टेज में हमें क्या करना है कि हमने एक सॉल्यूशन लिया जिसका भी हमें क्रिस्टलाइजेशन करना है, हम उसका सॉल्यूशन लेंगे, उसको हम डायरेक्ट हीटिंग ना करके हम सैंड बाथ पे हीट कर रहे हैं और हमने जब हीटिंग स्टार्ट की तो वाटर इवेपोरेट करेगा। वाटर इवेपोरेट करते करते आपको खुद ब खुद समझ में आएगा, यू विल ऑब्जर्व कि नहीं अब इतना ज़्यादा काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड हमारा सॉल्यूशन हो चुका है। ऐसे स्टेज पे हम उस पूरे सेटअप को हीट करना बंद कर देंगे और अनडिस्टर्ब हम उसको वैसे ही अनडिस्टर्ब ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। हमें उसे बिल्कुल भी टच नहीं करना है। जैसे ही सॉल्यूशन कूल डाउन करेगा आप ऑब्जर्व करोगे ब्यूटीफुल ब्लू क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट विल बी सीन इन दिस सॉल्यूशन। बहुत सुंदर, बहुत कॉपर सल्फेट का कलर भी बहुत सुंदर होता है, ब्लू कलर, तो बहुत ब्यूटीफुल ब्लू क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट विल बी ऑब्जर्व इन द वेसल। हम क्या करेंगे, अब इस वेसल को लेंगे, उसको डिकैंट कर लेंगे। डिकैंट मतलब उसमें जो लिक्विड का पोर्शन है उसको हटा देंगे एंड वी विल गेट द ब्यूटीफुल ब्लू क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट। और वो जो क्रिस्टल्स है थोड़ा तो वेट होगा ना, तो उस क्रिस्टल्स को आप फिल्टर पेपर में टैप कर लो और फिल्टर पेपर में टैप करके आप उसका पानी सुखा सकते हो एंड यू विल गेट ब्यूटीफुल ड्राई क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, इसी तरह आप चीनी को भी क्रिस्टलाइज आउट कर सकते हो। चीनी के सॉल्यूशन को आप सोडियम क्लोराइड को भी क्रिस्टलाइज आउट कर सकते हो। आपको किसी भी ऐसे सॉल्यूशन में जहाँ सॉल्यूट कंप्लीटली सॉल्युबल होता है हमारे सॉल्वेंट में, तो ऐसे किसी भी सॉल्यूशन में से अगर हमें सॉल्यूट को क्रिस्टल फॉर्म में चाहिए और प्योर फॉर्म में चाहिए, प्योर विदाउट एनी इम्प्योरिटीज, इस प्रोसेस में क्या होगा, जो भी डिसॉल्व्ड इम्प्योरिटीज हैं हमारी वो हमारे लिक्विड में ही रह जाएंगी, वो क्रिस्टलाइज आउट नहीं करेंगी क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस में। तो अगर हमें एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट पूरी तरह सॉल्युबल है हमारे सॉल्वेंट में और हमें सॉल्यूट का क्रिस्टल्स चाहिए, तो वी विल कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस में हमने सॉल्यूशन लिया, जिस सॉल्यूशन में से हमें सॉल्यूट को क्रिस्टलाइज आउट करना है, हमने उस सॉल्यूशन को डायरेक्ट हीटिंग ना करके सैंड बाथ पे हीटिंग की है। हमने उस सॉल्यूशन को तब तक हीट किया जब तक हमें ये लगने नहीं लगा कि हाँ वो सॉल्यूशन अब बिल्कुल सैचुरेट कर चुका है, काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड हो चुका है। एट दैट स्टेज वी स्टॉप्ड हीटिंग द कंप्लीट सेटअप। हमने उस वेसल को, हमने उस सॉल्यूशन को हीट करना बंद कर दिया एंड लेफ्ट द वेसल अनडिस्टर्ब फॉर आवर्स टू कूल डाउन। जैसे ही वो सॉल्यूशन कूल डाउन होता है, यू विल सी द क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्यूट appearing in that very solution। जब पूरी तरह ठंडा हो जाए, पूरी तरह क्रिस्टलाइज हो जाए, आप डिकैंट कर लीजिए। डिकैंट करने के बाद आपको लिक्विड विद अदर डिसॉल्व्ड इम्प्योरिटीज बाहर हो जाएंगी और हमें जो क्रिस्टल्स मिल रहे हैं दैट क्रिस्टल्स आर प्योर सॉल्यूट क्रिस्टल्स। आप उस क्रिस्टल्स को टैप कर लीजिए फिल्टर पेपर में, यू विल गेट द ड्राई क्रिस्टल्स। क्लियर है?
प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन सबको क्लियर हो गया? सो दिस वाज क्रिस्टलाइजेशन। तो आपको डिफरेंस भी समझ में आ गया कि क्रिस्टलाइजेशन की टेक्निक में और इवेपोरेशन की टेक्निक में हमारे क्या डिफरेंस रहता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू डिस्टिलेशन। अभी तक हमने सॉलिड लिक्विड सॉलिड इस तरह का देखा। अब हम देखेंगे कि हमें दो ऐसे मिक्सचर्स को सेपरेट करना है जिसमें लिक्विड्स प्रेजेंट हो। दो लिक्विड हमने देखा भी था, सेपरेटिंग फनल वाला, वो भी देखा था जिसमें हमने दो लिक्विड को सेपरेट किया था, ठीक है। लेकिन वैसे में हमने क्या था कि दो लिक्विड जहाँ एक दूसरे में मिक्स नहीं होते हैं, they are insoluble in each other, they are not soluble with each other, they are not miscible with, not soluble, liquids के केस में हम उसको miscible बोलते हैं। तो हमने सेपरेटिंग फनल का जब एग्जांपल देखा था, तो सेपरेटिंग फनल का एग्जांपल में हमने ऐसे दो लिक्विड्स देखे थे where the two liquids were not miscible with each other। अब यहाँ हम दूसरा एग्जांपल्स देखते हैं। चलो, अब अल्कोहल वाटर तो एक दूसरे में soluble होता है, तो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे? तो लेट्स मूव ऑन टू द प्रोसेस ऑफ distillation। Let's move on to the process of distillation। ठीक है, so let's start now। Distillation is the process of heating a liquid. Distillation is the process of heating a liquid. Distillation is the process of heating a liquid to form vapor, and then cooling the vapor, and then cooling the vapor to form liquid again. Cooling the vapor to form liquid again. Cooling the vapor to form liquid again. Distillation is the process of heating a liquid to form vapor and then cooling the vapor to form liquid again। ठीक है, तो let's start। If liquids in a mixture are miscible with each other, if the liquids in a mixture are miscible and have different boiling points boiling point में difference हो and have different boiling points। If liquids in a mixture are miscible, लेकिन उनके boiling points में अच्छा खासा difference हो, the difference must be greater than 25 Kelvin। अगर दो लिक्विड्स, ऐसे दो लिक्विड्स का मिक्सचर हो जो आपस में मिक्सेबल हो, लेकिन उन दो लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट में 25 केल्विन से ज़्यादा का डिफरेंस होता है, तो हम वैसे लिक्विड्स को सेपरेट करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन and have different boiling points। They can be separated by distillation। They can be separated by the process of distillation। ठीक है, now distillation is used only when the difference in boiling point of the two liquids, when the difference in boiling points of the two liquids
is greater than या more than 25 Kelvin, is greater than or more than 25 Kelvin। तो डिस्टिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस में हम लिक्विड को पहले वेपर में कन्वर्ट करते हैं और फिर वेपर को कूल डाउन करते हैं और वापस लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं। डिस्टिलेशन इन्वॉल्व्स दिस वेरी प्रोसेस। तो डिस्टिलेशन हम उस मिक्सचर के लिए कैरी आउट करते हैं कि जब मिक्सचर हमारा लिक्विड्स का हो और दोनों लिक्विड्स हमारे मिक्सेबल हो, लेकिन दोनों लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 केल्विन से ज़्यादा होना चाहिए। Distillation is used when the difference in boiling points of the two liquids is greater than 25 Kelvin। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन। लेट मी ड्रॉ द डायग्राम फर्स्ट। हाँ, पहले मैं डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करूँगी। मुझे टाइम लगेगा डायग्राम ड्रॉ करने में, हैव पेशेंस।
सेटअप है। अभी हम इसमें अभी तो नीलिंग बाकी है हमारा। ये है हमारा क्लैम्प, ये है हमारा डिस्टिलेशन फ्लास्क, और इसमें हीटिंग अभी बाकी है, बिना बर्नर के हीटिंग कैसे होगी। ये हमारा डिस्टिलेशन फ्लास्क। बर्नर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है हमारा ये हमारा थर्मोमीटर, ये है हमारा थर्मोमीटर, इसको हम कहते हैं लीविक कंडेंसर। ये होता है हमारा लीविक कंडेंसर। यहाँ से कोल्ड वाटर इन, यहाँ से हॉट वाटर आउट। ये हमारा क्लैम्प, ये पूरे में बेटा वाटर है। ये जो ये पाइप, बीच का जो ये पाइप है या बीच का जो ये ट्यूब है, इस ट्यूब को छोड़ के ये पूरे में पानी, ठीक है, पानी कंटिन्यूअसली रन कर रहा है इस पूरे में। क्लियर है? पूरे में ये पानी, एक्चुअली ये तुमको फ्लैट सा दिख रहा है, पर इट्स नॉट लाइक फ्लैट। समझ लो ये कंडेंसर है, ये पूरा कंडेंसर है, और कंडेंसर के बीच से ये वाली जो ये ट्यूब है, ये ट्यूब ऐसे है, तो पानी जो होगा वो पूरा इसको चारों तरफ से इसको कवर करके रखेगा। ये हमारा कंडेंसर है, और ऐसे कंडेंसर है, हमने ऐसे किया, ये गोल कंडेंसर है। कंडेंसर के बीचों बीच से ये ट्यूब पास कर रही है, तो बीचों बीच से ये ट्यूब पास करेगी पानी, तो इस जब यहाँ से पानी अंदर जाएगा तो ये पानी चारों तरफ फैलेगा इसके। ये फ्लैट सा नहीं है, इट्स जस्ट लाइक अ सिलेंडर शेप्ड कंडेंसर जिसके बीचों बीच से एक ट्यूब गई है। तो पानी जब इस कंडेंसर से यहाँ से हम अगर पानी देंगे तो ये पूरे में फैलेगा ना पानी चारों तरफ, इस ट्यूब को चारों तरफ से पानी अपने कवर में ले लेगा, ठीक है। तो दिस इज कंडेंसर बीकर, दिस इज कंडेंसर, या इसको लीविक कंडेंसर भी कहते हैं। कंडेंसर हम इसलिए नाम दे रहे हैं क्योंकि यहाँ जो हम वेपर्स में कन्वर्ट करेंगे लिक्विड को इस जगह पे, वो यहाँ इस कंडेंसर में आके वापस हमारे वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अब है हमारा, ये तो है हमारा बीकर, बीकर, और इसमें जो लिक्विड आएगा दैट इज एसीटोन। ये एसीटोन हम डिस्टिलेशन करने जा रहे हैं, मिक्सचर ऑफ एसीटोन, मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड वाटर। हम मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड वाटर का डिस्टिलेशन का प्रोसेस कैरी आउट करने जा रहे हैं। इस तरह का कंप्लीट सेटअप हमें एस्टैब्लिश करना है। अब क्या होगा, अच्छा, एसीटोन का हमारा बॉइलिंग पॉइंट है, एसीटोन का हमारा बॉइलिंग पॉइंट है 329 केल्विन, और वाटर का हमारा बॉइलिंग पॉइंट है 373 केल्विन। इतना तो सबको पता है वाटर का, ठीक है। तो हमारे वाटर और एसीटोन में जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है दैट इज मोर देन 25 केल्विन। तो ऐसे स्थिति में हम बहुत इजीली डिस्टिलेशन का प्रोसेस कैरी आउट कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमने ये कंप्लीट सेटअप कर लिया है, दिस इज वाटर बेटा, दिस इज वाटर, ठीक है। हमने ये कंप्लीट सेटअप कर लिया है। अब हम हीटिंग का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही हीटिंग का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, ऑब्वियसली हीटिंग स्टार्ट होगी, वाटर और एसीटोन दोनों ही हीटेड अप होने लगेगा। लेकिन चूंकि हमारे एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट कम है और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, तो जैसे ही हमारा टेम्परेचर 329 केल्विन के कॉरेस्पॉन्डिंग पहुंचेगा, आप ऑब्जर्व करोगे कि आपका एसीटोन बॉयल होना शुरू हो गया है। एसीटोन बॉयल होना शुरू होगा, जैसे ही बॉयल होना एसीटोन स्टार्ट होगा, वो एसीटोन वेपर में कन्वर्ट होगा। वेपर में कन्वर्ट
अभी 329 केल्विन पे हमारा टेम्परेचर है, 329 केल्विन पे हमारा एसीटोन इवेपोरेट होगा। जब तक पूरा एसीटोन इवेपोरेट नहीं हो जाएगा, बहुत ऑब्वियस सी बात है, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करेगा। अब 329 पे हमारे एसीटोन के वेपर्स बनने लगे, थर्मामीटर हमें उस टेम्परेचर को शो करेगा। जब हमारे एसीटोन के वेपर्स उठेंगे, उठते उठते फ्लास्क के यहाँ तक आएंगे और इस ट्यूब में पास कर जाएंगे। इस ट्यूब में हमारा एसीटोन का जो वेपर है वो हमारा इस ट्यूब में पास करेगा। हमारा जो एसीटोन का वेपर है ये बेटा कॉर्क है। इस कॉर्क से सबको यहाँ सबको कॉर्क से मुंह को कंप्लीटली इसके सील कर दिया गया है ताकि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कोई भी कांटेक्ट ना रहे। 329 केल्विन तक हीटिंग हुई, उस 329 केल्विन टेम्परेचर पे हमारा एसीटोन बॉयल करना शुरू करेगा। नाउ टिल एसीटोन विल बॉयल या टिल एसीटोन वेपोराइजेस कंप्लीटली, टेम्परेचर 329 केल्विन पर है। एसीटोन यहाँ से इवेपोरेट करना शुरू किया, वो कंडेंसर के टिप पे पहुंचेगा, वो डिस्टिलेशन फ्लास्क के नेक तक पहुंचेगा और नेक से जो उसको आउटलेट मिला वो उस ट्यूब से होते हुए लिविंग कंडेंसर में वो वेपर पास कर जाएगा। ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि पूरा एसीटोन अब बॉयल नहीं हो जाता है या पूरा एसीटोन वेपोराइज नहीं होता है। अब यहाँ जब ये वेपर जो हमारा एसीटोन का वेपर है वो जब हमारे इस कंडेंसर में आया, तो कंडेंसर में हम क्या कर रहे हैं, कंडेंसर में हम एक तरफ से ठंडा पानी भेज रहे हैं और हमारा जो वेपर आ रहा है वो तो गर्म है। हमने लिक्विड को हीट किया, हीट करके वेपर, आप स्टीम देखा है ना आपने, जब पानी को हीट करते हैं स्टीम या वेपर जो बनता है वो कितना हॉट होता है। तो ये जो वेपर एसीटोन का आ रहा है इस कंडेंसर में वो हॉट वेपर्स आ रहे हैं। अब हम वेपर को जब तक कूल डाउन नहीं करेंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा वापस। तो हम इस कंडेंसर में वही काम करते हैं, जब हमारा वेपर इस कंडेंसर में घुसता है तो यहाँ से हम ठंडा पानी भेज रहे हैं। वो ठंडा पानी इसमें पूरे में घूम रहा है। ये ठंडा पानी, हीट का तो आपको पता है, हीट ट्रेवल्स फ्रॉम हॉटर रीजन टू कोल्डर रीजन। तो ये जो ठंडा पानी यहाँ से गया और ये जो वेपर आ रहा है, ये वेपर गर्म है, हमारा पानी ठंडा है। बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन बहुत इजीली जो वेपर है वो हीट ट्रांसफर कर देगा कोल्ड वाटर में, कर देगा। तो धीरे कोल्ड वाटर का हमने कंटिन्यूअस सप्लाई बनाया हुआ है, कंटिन्यूअस सप्लाई इसमें कोल्ड वाटर का बना हुआ है और जो पानी वेपर गर्म होता जा रहा है, जो पानी गर्म होता जा रहा है उसको यहाँ से पानी डाला जा रहा है। पानी गया, वो हीट खींचते खींचते गर्म हुआ, यहाँ से निकल गया और यहाँ से ठंडे पानी का फ्लो कंटिन्यूअस बना है। ठंडा पानी घुस रहा है, यहाँ से गर्म होते होते, गर्म क्यों हो रहा है, क्योंकि वो इस वेपर में से, इस गर्म वेपर में से वो हीट को इस ट्यूब में जो गर्म वेपर है कंडक्शन के प्रोसेस से वो वेपर हम कह सकते हैं कि कोल्ड वाटर ने हीट खींच लिया, या हम ये कह सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन हॉट वेपर ट्रांसफर्स हीट टू द कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर को हॉट वेपर जो है वो कंडक्शन के प्रोसेस से हीट ट्रांसफर कर दे रहा है। कोल्ड वाटर यहाँ से जा रहा है, यहाँ से खुला ट्यूब के चारों तरफ घूमते घूमते जा रहा है, यहाँ तक आते आते वो काफी हीटेड हो गया क्योंकि उसने वेपर से बहुत सारा हीट ले लिया है और हॉट वाटर यहाँ से कंटिन्यूअसली, इधर से कोल्ड वाटर जा रहा है, इधर से हॉट वाटर जा रहा है। ऐसे प्रोसेस करते करते हमारा जो वेपर है उसका टेम्परेचर इतना कूल हो जाता है कि वो वापस लिक्विड में चेंज हो जाता है और वो लिक्विड में चेंज होके यहाँ आते आते यहाँ हमारा जो फ्लास्क है फिर धीरे धीरे वो उस फ्लास्क में कलेक्ट होने लगता है। चूंकि इस केस में हमारा एसीटोन पहले वेपराइज किया था बिकॉज वाटर और एसीटोन में एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट कम था। तो हमने जब हीटिंग स्टार्ट की तो हमारे एसीटोन के वेपर्स बनने शुरू, एसीटोन के वेपर्स तब तक बनते रहेंगे या हमारा तब तक टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करेगा जब तक कंप्लीटली हमारा एसीटोन वेपोराइज ना कर जाए। जब एसीटोन कंप्लीटली वेपोराइज कर जाएगा, वो कंप्लीट प्रोसेस, पहले ये देखो यहाँ से एसीटोन वेपोराइज किया, वेपोराइज करके वो डिस्टिलेशन फ्लास्क के नेक तक पहुँचा, नेक से उसको आउटलेट मिला और वो आउटलेट के थ्रू कंडेंसर में आ गया, जहाँ कंडेंसर में कंटिन्यूअस ठंडे पानी का फ्लो बना हुआ है।
कंटिन्यूअस यहाँ पे हम ठंडे पानी का सप्लाई दे रहे हैं। अब ये जो ठंडा पानी है ये हमारे वेपर में से हीट खींचने लगता है, हीट खींच लेता है, हीट खींचते खींचते खुद गर्म होकर हम दूसरे आउटलेट से उसको निकाल लेते हैं। लेकिन कोल्ड वाटर का सप्लाई कंटिन्यूअस बना रहना चाहिए ताकि वेपर की कंटिन्यूअस कूलिंग होती रहे और वेपर कूल डाउन होगा। लिक्विड हीट होता है तो वेपर में चेंज करता है, वेपर का कूलिंग होगा, वेपर वापस लिक्विड में चेंज करेगा और उस लिक्विड को हम अलग से एक बीकर में कलेक्ट कर सकते हैं। वो लिक्विड कंडेंसर की जो ट्यूब है उससे बाहर आएगा तो वो लिक्विड के फॉर्म में होगा जिसको हम एक सेपरेट बीकर में कलेक्ट कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस तो यहाँ इस केस में जहाँ हमने वाटर और एसीटोन का लिक्विड लिया था, हमने मिक्सचर लिया था दोनों का, तो इस केस में पहला जो लिक्विड यहाँ पे कलेक्ट होगा वो होगा हमारा एसीटोन का, बिकॉज एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। अब जैसे ही हमारा एसीटोन कंप्लीटली वेपराइज हो गया, एसीटोन उस मिक्सचर में से खत्म हो गया। अब टेम्परेचर, अब आप एसीटोन यहाँ से निकलना, जैसे ही टेम्परेचर राइज होना स्टार्ट होगा आप थर्मोमीटर में चेक कर सकते हो। इट मीन्स कि कंप्लीट एसीटोन लिक्विफाई हो चुका है। आप ये बीकर हटा दो, यहाँ एक दूसरा बीकर लगा दिया जा सकता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्टिंग शुरू हो, अब टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ। टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते क्या होगा कि अब 373 पे पहुंचेगा। अब तो उसके बाद सिर्फ लिक्विड है, टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते जैसे ही 373 केल्विन तक टेम्परेचर पहुंचेगा, उस स्टेज पे अब सेम प्रोसेस वाटर के साथ होगा। इस स्टेज पे वाटर इवापोरेट करना शुरू करेगा, वाटर इवापोरेट करेगा, डिस्टिलेशन फ्लास्क के नेक तक जाएगा, नेक से होते हुए वो कंडेंसर में आएगा। कंडेंसर में जहाँ कंटिन्यूअस सप्लाई हमारा कोल्ड वाटर का बना हुआ है, वो कोल्ड वाटर वेपर में से हीट को खींच लेगा। वाटर वेपर का टेम्परेचर धीरे धीरे डाउन होगा और वो इतना डाउन हो जाएगा कि वो फाइनली लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा एंड वी कैन कलेक्ट दैट वाटर इन अ सेपरेट। ठीक है, अगर इस मिक्सचर में कोई नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है ऐसे मिक्सचर में, तो वो तो वेपराइज करेंगी नहीं। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन, वो जो इम्प्योरिटीज होंगी दैट विल बी लेफ्ट इन द डिस्टिलेशन फ्लास्क। वो इम्प्योरिटीज डिस्टिलेशन फ्लास्क में एज इट इज पड़ी रह जाएगी। सो दिस वाज द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन। देखो, इस प्रोसेस से हम नॉन वोलेटाइल, अगर एक सॉल्यूशन है जिसमें एक नॉन वोलेटाइल सॉलिड है और वोलेटाइल हमारा सॉल्वेंट है, तो इस प्रोसेस से जैसे सोडियम क्लोराइड और वाटर, अगर चीनी नमक और पानी का मिक्सचर है तो इस प्रोसेस से हम एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट और सॉल्वेंट का अगर मिक्सचर है तो हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। सपोज हमारा सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर है हमारा, तो सॉल्ट और वाटर का जो हमारा मिक्सचर है उसमें हमारा वाटर तो वेपराइज कर सकता है लेकिन हमारा सॉल्ट वेपराइज नहीं कर सकता है। तो बहुत ईजी है, हम इसमें मिक्सचर ले लेंगे सॉल्ट और वाटर का, और वाटर जैसे ही वाटर को इवापोरेट होगा, वाटर वेपराइज होकर कंडेंसर में आएगा, कंडेंसर में वापस वो कंडेंस होकर लिक्विड में फॉर्म में चेंज कर जाएगा और हमारी जो नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस है, हमारा जो सॉल्ट है, दैट विल बी लेफ्ट इन द डिस्टिलेशन फ्लास्क। तो इस प्रोसेस से हम एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट और सॉल्वेंट को भी सेपरेट कर सकते हैं। सो डिस्टिलेशन इज द प्रोसेस जिसमें हम दो, बेसिकली डिस्टिलेशन का प्रोसेस यूज किया जाता है लिक्विड्स के मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए जो आपस में मिक्सेबल है, बट द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट्स आर मोर दैन 25 केल्विन। ऐसा भी हो सकता है कि हमारे कुछ लिक्विड्स के मिक्सचर ऐसे हों जिसमें हमारे बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 केल्विन से कम होगा। तो उस प्रोसेस में जो हम उस केस में जो प्रोसेस हम यूज़ करते हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्रैक्चरल डिस्टिलेशन।
पर ठीक है, वो प्रोसेस हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी हम डिस्टिलेशन को कम्प्लीटली एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं। सो डिस्टिलेशन इज द प्रोसेस, बेसिकली इस प्रोसेस को यूज किया जाता है टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू मिक्सेबल लिक्विड्स हैविंग अ बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस ऑफ मोर दैन 25 केल्विन। ये कंप्लीट सेटअप है हमारा। इस कंप्लीट सेटअप में डिस्टिलेशन क्लास में हम वो मिक्सचर लेते हैं और हमने यहाँ से थर्मोमीटर डाल रखा है। तो हमारा जो लिक्विड, जो अभी लिक्विड हमने लिया है, जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, जैसे ही थर्मोमीटर उस तक पहुँचेगा, उस टेम्परेचर तक पहुँचेगा, वो पहला वाला लिक्विड जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है और थर्मोमीटर उस टेम्परेचर तक पहुँच चुका है, तो वो लिक्विड बॉयल करना शुरू करेगा। जैसे ही लिक्विड बॉयल करेगा वो वेपराइज करेगा, कंडेंसर में जाएगा, कोल्ड वाटर के कांटेक्ट में आएगा कंडेंसर में, और कूल होके वापस लिक्विड में कन्वर्ट होके हम बीकर में उसको कलेक्ट कर सकते हैं। ये प्रोसेस जब तक कि पहला वाला लिक्विड पूरी तरह वेपोराइज होके खत्म ना हो जाए, हमारे थर्मोमीटर का टेम्परेचर एज इट इज मेंटेन रहेगा। जैसे ही हमारा पहला वाला लिक्विड कंप्लीटली वेपोराइज होके वापस कंडेंस हो गया हमारे बीकर में, तब फिर हमारे थर्मोमीटर का टेम्परेचर बढ़ेगा, दूसरे वाले लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचेगा, दूसरा वाला लिक्विड वेपोराइज करेगा, वेपोराइज होकर वो कंडेंसर में जाएगा, कोल्ड वाटर के कांटेक्ट में आएगा, कोल्ड वाटर उसके हीट को खींच लेगा, वेपर कंडेंस होकर लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगा, विच वी कैन कलेक्ट इन अनदर बीकर। सो दिस वाज द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कोल्ड वाटर हम नीचे से डाल रहे हैं और हॉट वाटर हम ऊपर से डाल रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम कोल्ड वाटर नीचे से डाल रहे हैं और हॉट वाटर ऊपर से डाल रहे हैं। इसका सिर्फ एक, ये नॉट क्लैम बेटा, सॉरी, दिस इज नॉट क्लैम, दिस इज क्लैम, दिस इज क्लैम। क्लैम पकड़, जो सरसी होती है ना, हम किचन में यूज करते हैं, तो वो भी एक तरह का क्लैम है, पकड़। तो यहाँ भी ये क्लैम है। इस तरह के क्लैम्प्स को यूज किया जाता है हमारे apparatus वगैरह को क्लैम्प करने के लिए, पकड़ के एक जगह पे रखने के लिए। तो हम यहाँ बता रहे थे कि कोल्ड वाटर को हम नीचे से डाल रहे हैं और हॉट वाटर को ऊपर से निकाल रहे हैं। हम कोल्ड वाटर ऊपर से क्यों नहीं डालते? देखो बेटा, अगर कोल्ड वाटर ऊपर से आएगा ना, तो एक फ्लो में वो नीचे निकल जाएगा। बहुत ज़्यादा वक्त वो वेपर, कोई भी लिक्विड ऊपर से नीचे तुरंत फ्लो करती है, नीचे से ऊपर उसको फ्लो करवाना पड़ता है, तो उसको टाइम लगता है। लेकिन कोई भी लिक्विड ऊपर से नीचे तुरंत फ्लो करती है। तो अगर कोल्ड वाटर हम ऊपर से डालेंगे तो वो नीचे से तुरंत निकल जाएगा, उसको बहुत ज़्यादा वक्त नहीं मिलेगा हमारे वेपर्स के साथ कांटेक्ट में रहने का। इस कारण से इस प्रोसेस को होने में बहुत टाइम लग जाएगा। कंडेंस, जो हमारे वेपर्स हैं उनको कंडेंस होने में टाइम लग जाएगा। इस प्रोसेस विल टेक लॉट ऑफ टाइम। लेकिन हम अगर नीचे से डाल रहे हैं तो ऑब्वियस है कि उसको प्रेशर से डाल रहे हैं, हम नीचे से डाल रहे हैं तो उसको टाइम लगा, वो धीरे 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 ही ऊपर की तरफ बढ़ सकता है। एक स्पीड में वो एक साथ ऊपर भाग नहीं जाएगा, वो धीरे धीरे बढ़ेगा ऊपर की तरफ। तो क्या होगा कि उसको ज़्यादा वक्त मिलेगा वेपर्स के साथ खुद को कांटेक्ट में रखने के लिए। वेपर्स के साथ जितनी देर कांटेक्ट में रहेगा, वेपर्स उतनी जल्दी कूल डाउन होंगे। इसी वजह से हम कोल्ड वाटर को नीचे से भेजते हैं और हॉट वाटर को ऊपर से हम निकाल देते हैं। So this was the complete process of distillation. Now let's move further. मतलब further means कि हम fractional distillation तो next class में पढ़ेंगे। इसके जो एक दो points हैं वो मैं आपको लिखवा देती हूँ। Just a minute. अच्छा, ये जो लिक्विड मिलता है डिस्टिलेशन के बाद, डिस्टिलेशन के बाद जो ये लिक्विड हमें मिलता है, इसको हम कहते हैं डिस्टिलेट। इस प्रोसेस को हम डिस्टिलेशन कहते हैं। और कूलिंग के बाद जो हमें लिक्विड मिलता है, उस कूल लिक्विड को हम कहते हैं डिस्टिलेट। The liquid obtained by condensing the vapor, the liquid obtained by condensing the vapor, the liquid obtained by condensing the vapor
The liquid obtained by condensing the vapor is called distillate. ठीक है, जो लिक्विड हमें मिला वेपर को कंडेंस करने के बाद वो हमारा डिस्टिलेट कहलाता है. इस प्रोसेस से दिस मेथड कैन बी यूज टू सेपरेट This method can be used to separate a non-volatile solid from a volatile liquid, a non-volatile solid from a volatile liquid. This method can be used to separate a non-volatile solid from a volatile liquid like salt and water, है ना. एक नॉन वोलेटाइल है और एक वोलेटाइल है. तो इस मेथड को हम यूज कर सकते हैं एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट और सॉल्वेंट को सेपरेट करने के लिए, एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट और वोलेटाइल सॉल्वेंट को सेपरेट करने के लिए. और यूज बेसिकली ज़्यादा यूज हम इसका सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि हम ऐसे दो मिक्सचर्स को सेपरेट कर सकें, ऐसे दो लिक्विड्स के मिक्सचर को सेपरेट कर सकें जो आपस में मिक्सेबल हैं और जिनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 केल्विन से ज़्यादा. सो दिस वाज अबाउट डिस्टिलेशन. आज हमने देखा डिस्टिलेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन. नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. सो इन नेक्स्ट क्लास, थैंक यू.